Hello students, welcome to online classes of CATG. We are in our lecture 3 of the chapter, the third level that we are in the middle of doing. We did lecture 1 and 2 earlier. In lecture 1 and lecture 2 of this chapter, the third level, we studied how Charlie, the protagonist of the story, discovers the third level at the iconic Grand Central Station. हम लोगों ने अपने लेक्चर 2 के अंत तक ये पढ़ लिया था कि चार्ली किस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल 3 तक पहुंच गया है और वहां पहुंचकर what he sees around he also explains to you, he mentions all those things to you to make you believe that third level really exists. It's not a fabrication of his brain, it's not a creation of his mind, it truly exists. तो चार्ली ने हर वो प्रयास किया है तुम्हें विश्वास दिलाने का कि थर्ड लेवल सचमुच एग्जिस्ट करता है। और हम लोग ये डिस्कशन भी अपने लेक्चर 1 और 2 में कर चुके थे कि चार्ली का साइकियाट्रिस्ट सैम वीनर और चार्ली के फ्रेंड्स ऐसा बिलीव करते हैं दैट थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, इट इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ चार्लीज माइंड बिकॉज चार्ली वांट्स टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी. So what Charlie does, he is suffering from waking dream wish fulfillment. So his mind imagines and creates unreal things. But Charlie brings you everything so logically in the story कि आप भी विश्वास कर बैठें कि चार्ली किसी एस्केपिज्म में नहीं है, सच में हर चीज असली में हो रही है, ऐसा चार्ली आपको विश्वास दिलाता है. तो हम लोग जहां तक अपनी पढ़ाई कर चुके थे, अपनी टेक्स्ट अपने साथ रखो, तुम्हारी हेल्प के लिए यहां पे भी टेक्स्ट है. हम लोग टेक्स्ट के उस पॉइंट पर चलते हैं जहां तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे. सो लेट्स गो टू दैट पार्ट फर्स्ट. ये देखो, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे. उस दिन हम लोग इस पैराग्राफ के बारे में पढ़े थे. देयर वर brass spittoons on the floor. We studied about the brass spittoons. We studied about the gold watch, the 4-buttoned suit, the handlebar mustache, the girl who came with leg of mutton sleeves. और हम लोग इसके बाद ये बात भी कर चुके थे कि कैसे वहां पे एक करियर एंड ईज लोकोमोटिव दिखना स्टार्ट हुई जो उसी पीरियड में चलती थी, उसी पीरियड में वो कंपनी थी. ये देखा. इसके बाद हमने और पढ़ाई की थी कि टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय. और वहां कौन सा न्यूज़पेपर दिखा? वहां न्यूज़पेपर दिखा द वर्ल्ड न्यूज़पेपर. इसका रेफरेंस आया. उसके बाद प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का रेफरेंस आया और ये बताया कि उस न्यूज़पेपर पे कौन सी डेट थी. उस न्यूज़पेपर पे डेट थी June 11, 1894. So this is so important. This tells us very, very clearly that Charlie has reached sometime in 1894 and rather exactly on June 11. ये पढ़ाई हम लोग कर चुके थे. इसके आगे से टेक्स्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. एग्जैक्टली पेज को राइटली तुम्हारे सामने ला दें. हम लोग ये पढ़ाई अब करने जा रहे हैं. यस. द वर्ड प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. So when Charlie was sure that he was on the third level, he went to the ticket window because he knew pretty well that at the third level he will get tickets to go to any part of USA. So in the year 1894, यहाँ लिखा हुआ है I could buy tickets to Galesburg. So in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. कहाँ जाना चाहता है वो? उसकी सीक्रेट इच्छा है to go to Galesburg, Illinois. और अब वो Galesburg का टिकट खरीदने जा रहा है. वो तुमसे कहता है Have you ever been there? It's a wonderful town still with big old frame houses. Now he starts praising the place Galesburg, Illinois to you. वो कहता है कि Galesburg, Illinois कितनी खूबसूरत जगह है. There are big old frame houses, there are huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets. इतनी खुशनुमा जगह है. क्या बड़े बड़े घर, क्या शांत जगह.
पेड़ कैसे बड़े बड़े पेड़ जाके रास्तों के ऊपर बिल्कुल ऐसे जाके मिलते हैं, और इतनी खूबसूरत जगह। एंड इन 1894, अभी थोड़ी 1950s की बात थोड़ी हो रही है, बात हो रही है 1894 की। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग बिकॉज लाइफ वॉज रिलैक्स्ड। What was different in 1894? Life was relaxed. So in 1894, summer evening were twice as long. शामें लंबी लंबी शामें होती थी क्योंकि काम कम था, स्ट्रेस कम था, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans. जो मर्द लोग होते थे, the men, they sat and chatted. The women waved palm leaf fans, ऐसे वो हवा करती थी, with the fireflies all around, in a peaceful world. बच्चों ध्यान देना, in a peaceful world. कैसी दुनिया में? शांत दुनिया में। ये दुनिया तकलीफ दे है जिसमें चार्ली आज रहता है, क्योंकि इतनी अशांति है यहां, इतना स्ट्रेस है। उस दुनिया कैसी थी? It was a peaceful world. To be back there, तो मैं हम लेक्चर 1 बता चुके थे कि वो उस दुनिया में जाना चाहता है जहां अभी वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुए हो। सो ही सेज टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट कब हुआ था? इन द ईयर 1914 to 18। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 1914 1894 से देखो एग्जैक्टली 20 साल आगे है। देखो तुम खुद देखो, 1914 1894 से कितना दूर है? इट्स 20 years away। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी 20 साल और है, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 साल और है, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट 1939 to 1945। सो 1939 अभी कुछ 40 साल दूर है। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। आई वॉन्टेड टू गो to Galesburg and I wanted 2 tickets, one for me and one for my wife Louisa। आगे बढ़ते हैं स्टोरी को लेके। The clerk figured the fare, he glanced at my fancy hatband। क्लर्क, उस जमाने के क्लर्क ने देखा कि अरे ये आदमी तो बड़ा ही फैशनेबल टोपी लगाया हुआ है, फैंसी हैटबैंड, वो जो हैटबैंड था। But he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets। I had enough money for 2 coach tickets one way। मेरे पास उस वक्त जेब में इतने पैसे थे कि मैं एक तरफ का टिकट खरीद सकूं गैलेसबर्ग जाने के। But when I counted the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills। कहाँ लिखा हुआ है? I had enough, but when I counted, the clerk was staring. He nodded at the bills। Bills का मतलब क्या हुआ? Bills का मतलब हुआ currency notes। Bills मतलब currency notes। So let me write it here for you। Bills का मतलब हुआ currency notes। So when he saw that the clerk was nodding at the currency notes, क्योंकि चार्ली ने जो पैसे दिए उसको, वो करेंसी नोट्स तो 1950s के अमेरिका के करेंसी नोट्स थे, और वो उसको यूज किस जमाने में कर रहा था? 1890s में यूज कर रहा था। करेंसी नोट्स चेंज हो चुके थे। तो क्लर्क ने देखा कि ये आदमी तो शायद नकली नोट देने की कोशिश कर रहा है। सो ही नॉड मतलब गर्दन हिलाना। तो वो कुछ चिंतित होकर गर्दन हिला रहा था अपनी। उसने नोट्स को देखा और उसने क्या बोला? दैट एंट मनी मिस्टर, एंट। तुम्हें ये जानकारी हो जाए कि जो एंट होता है, इट्स एन अमेरिकन टर्म, इट्स एन अमेरिकन इंग्लिश। एंट का मतलब इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट। वो किसी में भी एंट यूज कर लेते हैं अमेरिकन्स। सो ही सेड दैट एंट मनी मिस्टर, यानी यहां मतलब है, यहां पे क्या होगा? दैट इज नॉट मनी मिस्टर मींस हे मिस्टर, दिस इज नॉट मनी, ये पैसे तो नहीं है। He said, and if you're trying to skin me, skin me मतलब धोखा देना, ठगना, cheat। So if you're trying to skin me, you won't get very far। So if you are trying to cheat,
if you are trying to cheat me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. उसने क्या किया? अपने बगल वाले कैश ड्रॉयर को देखा और चार्ली समझ गया कि एक क्लर्क ने मेरे नकली पैसों को पहचान लिया है और अब वो क्या करेगा? This is America, so law is going to be very strict. The clerk might immediately call the police. So what Charlie does? Of course, the money was old style bills. Old style bills. अरे भाई, उसके क्लर्क के ड्रॉयर में पैसे किस टाइप के थे? कौन से करेंसी नोट्स थे? उस जमाने के करेंसी नोट्स थे. ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays. Half as big. यानी कि जितने मोटे और बड़े करेंसी नोट्स हम आज यूज करते हैं, उसके आधे साइज के करेंसी नोट्स वहां इस्तेमाल हो रहे थे. एंड डिफरेंट लुकिंग. देखने में वो पैसे अलग किस्म के लग रहे थे. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. चार्ली क्या किया? बुद्धिमान इंसान की तरह बिहेव किया और चार्ली ने बोला कि मैं तुरंत वहां से भाग लिया क्योंकि मैं जानता था कि जेल में जाना किसी भी जमाने में अच्छा नहीं है. 1950s में जेल में जाओ तब भी जेल बुरी जगह है. 1890s में तुम जेल में जाओ तब भी वो बुरी जगह है. ऐसा नहीं है कि 1890s बड़ा सुंदर समय था तो उसके जेल में जाओ तो जेल भी बड़ा अच्छा होगा. 1890s की दुनिया अच्छी थी, 1890s का जमाना अच्छा था, जेल अच्छा नहीं था. जेल तो हमेशा बुरा था. So he slipped out of there. He says, I didn't want to go to jail. And that was that. And that was that. Charlie tells you, हाँ ऐसा हुआ. मैं थर्ड लेवल को देखा, थर्ड लेवल को पहचाना, वहां पे मैंने टिकट खरीदने की कोशिश की और टिकट खरीदने के लिए मेरे पास करेंसी नोट्स करेक्ट नहीं थे तो मैं वहां से भाग निकला क्योंकि अगर मैं रुकता तो मुझे पुलिस पकड़ लेती और किसी भी जमाने में जेल में जाना अच्छा नहीं होता है. बस मेरे साथ इतना ही हुआ. अब न जाने क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं थर्ड लेवल देखा नहीं हूं, शायद मैं एस्केप कर रहा हूं, मे बी इट इज अ क्रिएशन ऑफ माई माइंड. एंड दैट वॉज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. चार्ली, बच्चों तुम्हें पहचानना है चार्ली की कहानी में वो कहां कहां फॉल्ट लाइंस हैं. फॉल्ट लाइंस यहां लिखते हैं तुम्हारे लिए. चार्ली की कहानी में कहां कहां पे फॉल्ट लाइंस हैं. फॉल्ट लाइंस मतलब गैप्स, एरर्स. फॉल्ट लाइंस को कहा जाए गैप्स. तो चार्ली की कहानी में कहां कहां पे गैप्स हैं ये हमें तुम्हें मिलके पहचानना है. सो एंड दैट वाज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. चार्ली बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं उसी रास्ते बाहर आया होऊंगा जिस रास्ते में अंदर गया था. मुझे लगता है मैं उसी रास्ते बाहर आया होऊंगा. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had. अगले दिन मैंने क्या किया? अगले दिन मैंने $300 बैंक से निकाले. $300, nearly all we had. भाई हमारे पास $300 से ज्यादा पैसे थे ही नहीं. And bought old style currency. और मैंने क्या किया? मुझे 1894 में जाने के लिए ओल्ड स्टाइल करेंसी की जरूरत थी. ओल्ड स्टाइल करेंसी 1890s वाली करेंसी की जरूरत थी और 1890s की करेंसी पाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अपने पैसे निकाले और मैं जाके उस पैसे को चेंज किया ओल्ड स्टाइल करेंसी. और जैसे ही मैं पैसा चेंज करने गया, that really worried my psychiatrist friend. That really worried my psychiatrist friend. तुम ये देख रहे हो, that really worried my psychiatrist friend. ये चीज मेरे साइकियाट्रिस्ट को बहुत परेशान कर दी. क्यों परेशान की बताओ? अरे भाई, तुम ये बिलीव करने लगे, तुमने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. ये एक बात है. तुमने कहा कि मैं थर्ड लेवल में गया था, ये एक बात है. अरे पर तुम अगर वास्तव में जाकर अपने $300 को एक्सचेंज करना शुरू कर दोगे टू गो टू दैट वर्ल्ड, रियली
तो ये तो अपने आप में एक्सट्रीम कदम हो गया। कहीं ना कहीं ये कदम ये दिखाता है कि तुम शायद सचमुच में अपना मेंटल बैलेंस पूरी तरह लूज कर चुके हो, क्योंकि तुम सच में उस दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हो। यानी अब ये तुम्हारे दिमाग का सिर्फ फैब्रिकेशन नहीं रह गया है, अब तो ये बाकायदा तुम्हारे दिमाग के लिए एक बड़ी चीज बन गई, एक ऐसी चीज कि तुम सचमुच शायद अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुके हो। मे बी यू आर अ पेशेंट। तो मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त बहुत परेशान हुआ इस बात से, और मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बहुत चिंता हुई। दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तुम चाहो तो कहीं भी कॉइन डीलर के पास पहुंचो और मनी एक्सचेंज कर लो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। क्योंकि पुराने जमाने के पैसे पाने के लिए, पुराने जमाने के पैसों को पाने के लिए, उस जमाने के करेंसी नोट्स को पाने के लिए यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। जैसे अगर तुम पुराने जमाने के सिक्के खरीदने जाओ या पुराने जमाने के करेंसी नोट्स खरीदने जाओ, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, आज के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो यू कैन गो टू एनी कॉइन डीलर and exchange the bills at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills. तो हुआ क्या? मेरे $300 में मुझे 200 से भी कम डॉलर्स मिले in that old style currency. So $300 of today turned into less than $200 of those days. Old style bills, but I didn't care. पर मैंने इसकी चिंता नहीं की। Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मैंने उसकी चिंता नहीं की। मैंने चिंता क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पता था कि उस जमाने में चीजें बहुत सस्ती थी। उस जमाने में चीजें काफी सस्ती थी। Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो अगर मेरे पास पैसे कम हैं, पर अगर चीजें सस्ती हैं, तो थोड़े पैसों से भी आई कैन लिव अ गुड लाइफ। अगर चीजें महंगी हैं और मेरे पास पैसे भी ज्यादा हैं, तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे $300 कम होके लेस देन $200 बन गए, बट आई वॉज नॉट वरीड बिकॉज आई न्यू इन 1894 थिंग्स वर प्रीटी चीप। सो इवन इन लेस देन $200 I can live a pretty good life. So Charlie was not worried about it. बट प्रॉब्लम बच्चों कुछ और आ गई। और क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि चार्ली जब बाहर आ गया, एक बार थर्ड लेवल से बाहर आने के बाद, चार्ली ने तुमसे ये कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं थर्ड लेवल में गया। किस रास्ते से गया ये तो उसने तुमको बताया था। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फिर एक आर्च्ड डोरवे आया था और उस आर्च्ड डोरवे में वो घुसा, दाहिने बाएं इधर उधर गया, कुछ सीढ़ियां उतरा और फिर रास्ता भूल गया और अचानक थर्ड लेवल पे पहुंच गया। ये बात चार्ली ने तुमको बताई थी, लेकिन चार्ली किस रास्ते बाहर आया ये बात चार्ली ने तुमको नहीं बताई। पता है क्यों? क्योंकि शायद चार्ली के माइंड को सचमुच में पता ही नहीं है कि वो कहां से बाहर आया। ये भी दिखाता है कि शायद चार्ली कभी असली में थर्ड लेवल में गया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो गया होता और उसको आने का रास्ता भी पता होता तो वो अगली बार ही पहुंच जाता। लेकिन थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे गया, लेकिन आने के समय उसने क्या कहा था? I'll show you बच्चों, I'll show you। ये क्या लिखा था? And that was that I left the same way I came, I suppose। मुझे लगता है कि मैं सेम रास्ते से बाहर आया। मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं उस रास्ते से बाहर आया कि नहीं। और फिर क्या हुआ? ये देखो। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि उसी रास्ते से मैं फिर उस थर्ड लेवल पे जाऊं, लेकिन मुझे फिर कभी वो रास्ता मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला बताओ? क्योंकि सच में ऐसा कोई रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली बार कैसे मिल गया था? फिर पहली बार कैसे मिल गया था? अरे पहली बार इसलिए मिल गया था मेरे बच्चों, क्योंकि चार्ली बहुत स्ट्रेस में था।
चार्ली बहुत घबराहट में होगा, चार्ली बहुत अनहैप्पी होगा, और कभी कभी बहुत घबराहट, बहुत अनहैप्पीनेस में हो सकता है कि चार्ली की ब्रेन ने कुछ इमेजिन कर लिया हो और उस स्ट्रेस में वो धीरे से उसका माइंड थर्ड लेवल में चला गया। चार्ली नहीं गया, चार्ली का माइंड चला गया। अब क्या हो रहा है बोलो? अब चार्ली क्यों नहीं जा पा रहा है? अब चार्ली इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि चार्ली अब जानबूझ के थर्ड लेवल में जाने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के, समझबूझ के जाने की कोशिश कर रहा है। और समझबूझ के तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? जैसे आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल चिल्ड्रन। जैसे हम जब सोते हैं और सपना देखते हैं तो सपने में हम बहुत कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम उड़ रहे हैं, मे बी आई एम फ्लाइंग, I dream of so many things. I can fly like a bird. But only when I am dreaming. Remember, only when I am asleep, my mind is dreaming. Then I can slip into imagining such fantastic things. But can you actually fly when you are awake? When you are awake, when you are conscious, can you fly like a bird with a conscious brain? No, you cannot. Because your conscious brain knows that you cannot fly. So howsoever hard you try to fly, your brain won't allow you. So you will feel very tense because you want to fly, you want to experience that happiness once again, but your conscious brain would not allow you to fly. You can fly again when you sleep. And when your brain again starts to dream, you can again start to fly like a bird. मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अनकॉन्शियस ब्रेन से तो सपना देखा जा सकता है, जानबूझकर सपना देखना पॉसिबल नहीं है। सो चार्ली क्या हो रहा है बताओ? अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम में, कि why could Charlie not find the third level again? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि Charlie could not go to the third level once again, although he had tried it very many times, because क्यों नहीं कर पाया बोलो बच्चों? क्योंकि because he was trying to enter the third level consciously, and you cannot dream anything consciously. So with a conscious brain, या अगर हम इसको यहां मिटा दें और यहां लिखें, because he was trying to enter the third level with conscious efforts, यहां लिख दिया हमने तुम्हारे लिए। So why was Charlie not able to enter the third level again? Because he was trying to enter it with conscious efforts, and that was not possible. फिर क्या हुआ? चार्ली तो बेचारा हमारा कोशिश कर करके परेशान हो रहा है और जा पा नहीं रहा है। So Louisa was pretty worried when I told her all this. जैसे ही मैंने अपनी पत्नी लुइजा को बताया कि मैं थर्ड लेवल में जाके आया हूं, वहां पे टिकट मिल रहा था वहां गैलिसबर्ग जाने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने $300 चेंज भी कर लिए हैं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि थर्ड लेवल पे जाने के लिए मुझे रास्ता मिल ही नहीं रहा है। जब मेरी पत्नी ने सुना कि मैं इस किस्म की हरकत कर रहा हूं या इस किस्म की एक्टिविटी कर रहा हूं, तो बेचारी डर गई। She got scared. I told you, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा काम करने लगे तो तुम डर जाओगे कि बाप रे, इतना ज्यादा मेंटल पेशेंट। तो मेरी वाइफ डर गई। She was worried when I told her all this, and she didn't want me to look for the third level anymore. वो लुइजा डर गई और उसने कहा कि मत खोजो थर्ड लेवल को। And after a while I stopped. मैं कुछ दिन खोजा, फिर मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चार्ली को थर्ड लेवल मिल ही नहीं रहा होगा। अब बताओ, चार्ली जिस किस्म का ड्रीमर है, जिस किस्म का एस्केपिस्ट है, जानते हो क्या होगा? अगर चार्ली से उसके सपनों को छीन लिया जाए
चार्ली के एस्केपिज्म की हैबिट को अगर रोक दिया जाए बच्चों, तो हो सकता है कि चार्ली जैसा पेशेंट जी ही ना पाए। चार्ली जैसा पेशेंट हो सकता है कि जी ही ना पाए। तो चार्ली का ब्रेन जानते हो क्या करेगा? अगर तुमने उससे सपना देखने की एबिलिटी छीन ली ना, तो शायद वो मर जाएगा। तो चार्ली क्या करेगा पता है? वो फिर से सपना देखने का इंतजाम करेगा। और कैसे इंतजाम होगा बोलो? सपने देखने का इंतजाम होगा, फिर से कुछ कुछ पुराने जमाने की चीजों को क्रिएट किया जाए, धीरे धीरे क्रिएट किया जाए, और धीरे धीरे फिर से एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जिसमें कि चार्ली फिर उस चीजों को जी पाए, उस रियलिटी को। चार्ली क्या करता है? I stopped, I went back to my stamps. I went back to my stamps. Stamps again mean history or past times. तो चार्ली फिर चला गया क्या करने? स्टैम्प्स की दुनिया में चला गया। और अगर स्टैम्प्स की दुनिया में चला जाएगा तो क्या होगा बोलो? फिर पुराने जमाने में वो जीना शुरू कर देगा। But now we are now both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there. चार्ली बोलता है कि पहले मेरी वाइफ बहुत डर गई, she stopped me, I also stopped, I went back to my stamps. कुछ दिन तक स्टैम्प्स को देखता रहा बैठ के अपने, लेकिन अब ना सब चेंज हो गया है। अब तो मैं अकेले नहीं खोज रहा हूं थर्ड लेवल, मैं और मेरी पत्नी दोनों खोजते हैं मिलके, क्योंकि मुझे और मेरी पत्नी दोनों को भरोसा हो गया है कि थर्ड लेवल सच में है। अरे अभी तो उसने कहा कि थर्ड लेवल मुझे मिल नहीं रहा है, उसकी पत्नी डर भी गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको और उसकी पत्नी दोनों को ये भरोसा हो गया कि थर्ड लेवल वास्तव में है? आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ ही होगा। क्या हुआ देखो। चार्ली कहता है, माई फ्रेंड सैम वीनर, हु इज सैम वीनर चिल्ड्रन? सैम वीनर इज दैट psychiatrist. Sam Wiener was the same psychiatrist friend of Charlie. My friend Sam Wiener disappeared. Oh God. Sam Wiener disappeared. मेरा दोस्त Sam Wiener गायब हो गया. Nobody knew where. पता नहीं मेरा दोस्त कहां चला गया. But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to. बच्चों अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। द स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स और यहां से ये स्टोरी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। सो एकदम आप अपने आप को बांध के रखें ब्रेन को, वरना ये कहानी आपके हाथों से तुरंत निकल जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इस लेक्चर को जब भी ना समझ में आए बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखना। I'm trying to explain things to the best of my capacity. नहीं समझ में आएगा तो आगे पीछे करना and you will surely get it. तो क्या हुआ? अचानक चार्ली ने कहा कि मैंने थर्ड लेवल खोजना बंद कर दिया है। फिर कहता है कि नहीं अब तो पक्का हो चुका है, थर्ड लेवल है। मैं और मेरी पत्नी मिलकर खोज रहे हैं बिकॉज मेरा दोस्त सैम वीनर गायब हो गया। कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, पर मुझे ना शक हुआ। I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. Sam तो मैं जानता हूं कि शहर का लड़का है, एकदम शहरी इंसान है, उसने तो कभी गांव देखा नहीं है सही से। और मैंने सैम को गैलेसबर्ग के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। हो सकता है कि सैम मेरा दोस्त, मेरा साइकियाट्रिस्ट, उसको ये जगह इतनी अच्छी लग गई हो गैलेसबर्ग कि वो यहां से मुझसे पहले गैलेसबर्ग भाग गया। अच्छा, सैम मुझसे पहले गैलेसबर्ग भाग गया। मुझे जाना था गैलेसबर्ग, मैं नहीं जा पाया, ये सैम वीनर चला गया मेरे से पहले। Now it is so surprising. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. My friend Sam Wiener always said कि मुझे तुम्हारी उस जगह की आवाज बहुत पसंद है।
क्या जगह तुम बताते हो, कितनी म्यूजिक है वहां पे, क्या शांति, बर्ड्स की आवाज आती है, कितनी खामोशी है। एंड दैट्स वेयर ही इज, ऑल राइट, इन 1894। और मैं जानता हूं सैम वीनर कहां है। सैम वीनर इज इन 1894। So where is Sam Wiener according to Charlie? According to Charlie, Sam Wiener is in Galesburg in 1894. Now the story becomes very, very complex here. Children, Sam Wiener is the same guy, the same psychiatrist who doubted Charlie and said that Charlie suffers from waking dream wish fulfillment. Louisa, the same wife who feared that Charlie is a mental patient and doubted him so deeply. And can you see कि चार्ली ने उन्हीं दोनों लोगों को तुम्हारे सामने प्रूव कर दिया कि वही दोनों के दोनों मेरा साथ दे रहे हैं इस वक्त। एक तो सैम वीनर खुद गैलेसबर्ग भाग गया है, और मेरी वाइफ को भरोसा हो गया कि चूंकि सैम वीनर गैलेसबर्ग भाग चुका है तो गैलेसबर्ग कहां से गया होगा, कहां से ट्रेन पकड़ा होगा, थर्ड लेवल पे जाके पकड़ा होगा। तो अगर सैम वीनर गैलेसबर्ग भाग गया है और थर्ड लेवल पर जाकर ट्रेन पकड़ा होगा तो थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है, और अगर थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है तो आओ चार्ली, आओ हम और तुम मिलकर थर्ड लेवल को खोजते हैं। कैन यू सी चिल्ड्रन व्हाट चार्ली डज? चार्ली ने उन दोनों को ही अपने ब्रेन के सामने खत्म कर दिया। लुइजा द वाइफ हु डाउटेड हिम, Louisa, the wife who doubted him. I'll write it here for you. I'll write it here once more. I'll write it here once more. Louisa doubted him. Louisa doubted Charlie. And Sam doubted Charlie. And which two people are now a party to Charlie's finding of third level? वो दोनों के दोनों लग रहा है चार्ली से मिल चुके हैं इस वक्त। Sam, Charlie says, has gone to Galesburg through the third level. And what is Louisa doing? Louisa is sure that third level exists. So Louisa is along with Charlie looking for a third level. यहाँ लिखा है देखो, and after a while I stop. We are both looking. We are both looking. Both का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Both का मतलब हुआ Charlie plus Louisa. So Charlie and Louisa are both looking for third level because my friend Sam Wiener has gone to Galesburg in 1894. उम्मीद करते हैं तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये साजिश किसने की है पता है? चार्ली के ब्रेन ने ये साजिश की है ताकि एक बार चार्ली अपने आप को ये भरोसा दिला सके कि वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल सही है, थर्ड लेवल एकदम एग्जिस्ट करता है, और इतना एग्जिस्ट करता है, इतनी हद तक एग्जिस्ट करता है कि वही साइकियाट्रिस्ट जो कहता था कि तुम एक पेशेंट हो, वो खुद गैलेसबर्ग भाग चुका है थ्रू थर्ड लेवल, और उसकी पत्नी जो डरती थी was pretty worried, वो खुद चार्ली प्लस लुइजा मिलकर थर्ड लेवल को खोज रहे हैं। तो चलो भाई, चार्ली तो श्योर हो चुका है कि थर्ड लेवल एकदम एग्जिस्ट करता है। फिर क्या हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक बार फिर यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी। Because one night fussing with my stamp collection, बेटा fussing का मतलब होता है to fuss with something means like to play with something or to do some act with something। जैसे तुम हाथ में इसको लेकर ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, that's called fussing with the pencil or fussing with the pen, that's called fussing। So one night fussing with my stamp collection, तो एक शाम एक रात मैं बैठकर अपनी स्टैम्प कलेक्शन को ऐसे ही उलट पुलट कर रहा था। I found चार्ली तुमसे पूछता है, well, do you know what a first day cover is? क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? बच्चों तुम बताओ, क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है?
अगर तुमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को ध्यान से सुना है तो तुम एकदम जानते होगे, और अगर तुम लेक्चर 1 लेक्चर 2 को ध्यान से नहीं सुने हो तो नहीं जानते होगे। तुम्हें हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 के दौरान बता चुके हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर हम तुम्हें बताए थे कि फर्स्ट डे कवर जो लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, वो लोग जब भी कोई नया स्टैम्प आता है तो वो लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एक ब्लैंक एनवेलप खरीदते हैं, उस पे अपना एड्रेस लिखते हैं, उस नए स्टैम्प को उस पे पेस्ट करते हैं और फिर उसको जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल के छोड़ देते हैं। जब उसको भेजना होता है घर पे तो किसके घर पहुंचेगा? तुम्हारे ही तो घर पहुंचेगा, बिकॉज तुमने उस पे एड्रेस अपना ही तो लिखा है। तो फिर वो लोग स्टैंप लगाते हैं और स्टैंप पे क्या होता है, उस दिन की तारीख छप जाती है और फिर वो पूरा लिफाफा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा और तुम उस लिफाफे को यूं उठाओ, उसके अंदर कुछ नहीं होता, एक खाली कागज होता है। उसके अंदर सिंपली एक खाली कागज होता है, जस्ट ऐसे रखा होता है खाली कागज, उस लिफाफे में कुछ नहीं होता, जस्ट एक खाली कागज। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसको उठाकर उसको तुम्हारे घर आ जाएगा और तुम उस लिफाफे को उठाकर डाल दो अपने कलेक्शन में और तुम्हारा काम हो गया, वो चीज रख गई। तो चार्ली को क्या मिला? चार्ली को अपना ही एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर हम बता दी तुमको, फर्स्ट डे कवर वही जो लिफाफे पर तुम्हारा ही एड्रेस, एक खाली कागज, उस पे नया वाला स्टैम्प चिपका होगा, उस पे पोस्ट मार्क पे डेट लगी होगी, जिस डेट से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लिफाफा किस दिन पोस्ट किया गया था। ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्टैम्प है ये उस तारीख को लॉन्च हुआ था, क्योंकि बिल्कुल लॉन्चिंग तारीख के दिन ही वो लोग जाकर स्टैम्प कलेक्टर्स नया स्टैम्प को अपने घर पोस्ट कर देते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड अस फर्स्ट डे कवर। चार्ली कहता है, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. और postmark क्या करता है? postmark stamp, उससे तारीख का पता लगता है। तो स्टैम्प कलेक्टर ऐसा करते हैं, and the envelope is called a first day cover. So the envelope इस envelope को ही first day cover कहते हैं। The envelope is called a first day cover. So what is a first day cover? I told you. So it's very clear now. You can write the answer for your examination. They are never opened. You never open a first day cover. Why don't you open a first day cover? Because you very well know there is nothing inside a first day cover. You just put blank paper in the envelope. खाली कागज रखा है तो तुम क्यों खोलोगे उसको? That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. चार्ली बोलता है कि मेरे जो पुराने फर्स्ट डे कवर थे, तुमको हम लेक्चर 1 और 2 के दौरान बता चुके हैं कि चार्ली का स्टैम्प कलेक्शन उसको अपने दादाजी से मिला था। तो उसके पास अपने दादाजी के भी स्टैम्प्स और दादाजी के फर्स्ट डे कवर्स भी उसके पास थे। तो एक मुझे अपने दादाजी के जमाने का फर्स्ट डे कवर मिला, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। मुझे ऐसा मिलना नहीं चाहिए था, बट देयर इट वाज। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. क्यों था वो? क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को पोस्ट किया था फर्स्ट डे कवर, मेरे दादाजी को। तो बताओ, अगर दादाजी को फर्स्ट डे कवर पोस्ट किया था तो इस पे किसका एड्रेस होगा? दादाजी के घर का एड्रेस होगा। दादाजी कहां रहते थे? गैलेसबर्ग में रहते थे। So somebody posted it. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18, 1894. July 18, 1894. कब से रखा था? The postmark showed that. Yet I didn't remember it at all. अरे, उस पे तारीख क्या पड़ी थी? 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894। किसी ने मेरे दादाजी को भेजा था और तारीख क्या थी? 18 जुलाई 1894।
बच्चों ध्यान देना कि वो जो पुरानी तारीख थी वो क्या थी। जरा एक बार जिस तारीख को चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंचा था वो तारीख क्या थी, अपनी बुक में देखो। एक बार आओ मिलके देख लिया जाए, एक बार मिलके देखा जाए कि उसकी तारीख क्या थी। आओ एक बार वहां चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि तारीख क्या थी। यहां पे नहीं है, और ऊपर, लेट्स गो टू दैट पेज। यस, याद करो जब वो थर्ड लेवल पे गया तारीख क्या थी, जून 11, 1894। और किस तारीख का फर्स्ट डे कवर इसके पास है, आओ देखते हैं फिर से। फर्स्ट डे कवर उसके पास है, यस, ये देखो फर्स्ट डे कवर उसके किस तारीख का है, जुलाई 18, 1894, जून 11, 1894। सो यहां लिखते हैं हम लोग, चार्ली visited third level on June 11, 1894 and first day cover किस तारीख का था, जुलाई 18, 1894। पोस्टमार्क से मालूम पड़ा, पर चार्ली कहता है I did not remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown, 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. President Garfield. President Garfield कौन थे? President Garfield was the 20th president. Was the 20th president. सो प्रेसिडेंट गैरफील्ड की पिक्चर बनी थी उसके ऊपर, उस स्टैंप के ऊपर जो स्टैंप चिपका था 20th प्रेसिडेंट। और naturally when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. तो भाई दादाजी को अगर एनवेलप आया तो दादाजी के कलेक्शन में गया और रखा गया। और फर्स्ट डे कवर को तो आप कभी खोलते भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे कवर के अंदर कुछ होता नहीं है एक्सेप्ट एक खाली कागज। अचानक आज मेरे हाथ ये एनवेलप लग गया और मैंने उसको खोला, और मैंने उसको खोल के क्या देखा, द पेपर इनसाइड वाज ब्लैंक। और देखते हैं, द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, पर मैंने देखा कि पेपर उसके अंदर वाला ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर का पेपर ब्लैंक नहीं था। जबकि थर्ड जो फर्स्ट डे कवर होते हैं उसके अंदर तो एक खाली कागज रखा होता है, मगर आज जो फर्स्ट डे कवर खुला उसका पेपर ब्लैंक नहीं था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रेड। यहां कुछ लिखा हुआ है, उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था, किसी ने एक छोटी सी चिट्ठी लिख के रखी थी। वो क्या चिट्ठी थी, क्या लिखा हुआ है इस पे, और चैप्टर के लास्ट में क्या बचा हुआ है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में जब इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे और इसका पूरा डिस्कशन करके एक एनालिसिस भी कर लेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।